जय हिंद दोस्तों। अपना मॉडल पेपर नंबर 6 चल रहा था, उसकी मैथ का जो पोर्शन था वो बाकी था। तो आज अपन मैथ वाला पोर्शन देखते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है अपने पास में कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है 50.25 किलोग्राम। शेष 8 लड़कों का औसत कितना दे रखा है 45.15 किलोग्राम। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 16 लड़कों का कुल भार ज्ञात कर लेंगे और 8 लड़कों का कुल भार ज्ञात कर लेंगे। तो 16 लड़कों का कुल भार कैसे निकालेंगे? औसत भार को लड़कों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 16 पंजो 80, 30, 804 किलोग्राम। 16 लड़कों का कुल भार कितना गया? 804 किलोग्राम। 8 लड़कों का कुल भार, 8 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा? तो 8 लड़कों का कुल भार, 8 लड़कों का कुल भार वैसे ही निकालेंगे। औसत भार कितना है? 45.15 और लड़कों की संख्या कितनी है? 8। तो कितना जाएगा? 8 पंजो 40, 4 12, 1 41, 4 8 चौक 32 और 4 36, 361.20 किलोग्राम। ये तो 16 लड़कों का कुल भार है और ये 8 लड़कों का कुल भार है। तो अपने पास टोटल 16 और 8 24 लड़कों का कुल भार कितना हो गया? टोटल भार कितना आ गया अपने पास? टोटल भार कितना आ गया? 804.0 प्लस 361.20। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 20, 4 5, 1165.20 केसी। ये अपने पास टोटल 24 बच्चों का कुल भार आ गया है। तो औसत भार कितना आएगा? 24 लड़कों का औसत भार, 24 लड़कों का औसत भार कितना हो जाएगा? 1165.20 और लड़के कितने हैं? बराबर इसमें 24 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 48.55 किलोग्राम। 24 लड़कों का औसत भार कितना जाएगा? 48.55 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 2704 वर्ग मीटर है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? वर्ग की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का जो परिमाप का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है? 2704। तो क्या दिया हुआ है अपने पास? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कितना दिया हुआ है? 2704। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कितनी आ जाएगी अपने पास? 2704। यहां से भुजा निकालेंगे तो 2704 का क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और 2704 का अंडर रूट कितना होता है? 52। 2704 का वर्गमूल कितना आता है? 52। अब देखो प्रश्न में अपने पास क्या दे रखा है? जो वर्ग की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो परिधि है, वर्ग की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी निकाल रखी है अपन ने? 52। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 5 4 पंजो 20, 208 वर्ग, 208 मीटर। तो वर्ग की जो परिधि कितनी निकल के आई है अपने पास? 208 मीटर। तो 208 मीटर कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि। कितनी की वृद्धि कर रहा है, 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब बोल रखा है कि लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। त्रिज्या कितनी है, पहले 10 थी, बढ़ाने के बाद में कितनी आ गई, 11। त्रिज्या पहले 10 थी और 10 में कितनी बढ़ रही है, 1, तो कितनी हो जाएगी अब नई त्रिज्या, 11। ऊंचाई भी 10% बढ़ रही है, तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 11। अब अपने को आयतन निकालना है। पहले आयतन कितना था, पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, पहले शंकु की त्रिज्या कितनी है, 10, तो 10 गुणा 10 पाई आर स्क्वायर एच, और एच भी कितनी है, 10। नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस बार त्रिज्या कितनी है, 11, और ऊंचाई भी कितनी है, ये नए शंकु का आयतन आ गया। अब बोला आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले शंकु का आयतन ये था और नए शंकु का आयतन ये है, तो आयतन में वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले में से दूसरे शंकु को घटा देंगे, तो 1/3 पाई 10 क्यूब लिख दो इसको, माइनस नए वाले में से घटा देंगे, 1/3 पाई 11 की क्यूब माइनस 1/3 पाई 10 की क्यूब। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई 11 की क्यूब माइनस 10 की क्यूब। 11 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1331, 1000 पाई घटाएंगे कितना बचेगा, 331। इतनी प्रतिशत क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि। ये इतने प्रतिशत क्या हुई है, इतनी तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, इतनी, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि 1/3 पाई गुणा 331, 1/3। तुलना किससे कर रहे हैं अपन, इससे, 1000 हो जाएगा। अब देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 331 बट्टे नीचे कितना है, 1000 गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो गुणा 100 भी करते हैं, 2 0 से 2 0, 331 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 33.1%। तो 33.1% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो 33.1% इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, 105, और 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, 120। तो कक्षा में प्रवेश लिए तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया, सेम वैसे के वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 10 छात्रों की कुल ऊंचाई ज्ञात करेंगे। 10 छात्रों की कुल ऊंचाई, 10 छात्रों की कुल ऊंचाई, 10 छात्रों की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या गुणा औसत ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा ये 1050। दूसरा क्या है, 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 120 है, तो 20 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 छात्रों की 20 छात्रों की कुल ऊंचाई, 20 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 120, तो ये कितना हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। अब टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 और 10, 30 छात्रों का कुल
औसत कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 छात्रों की कुल ऊंचाई, 30 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये तो 20 छात्रों की ऊंचाई है और ये 20 छात्रों की ऊंचाई है और ये 10 छात्रों की ऊंचाई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1050 प्लस 2400, तो कितनी हो जाएगी? 3450 सेंटीमीटर। ये तो कुल ऊंचाई हो गई। अब पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई निकालेंगे, अतः पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई 20 और 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 3450 बट्टे 30, भाग लगाएंगे इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 3 3 पंजो 15, 115 सेंटीमीटर। तो 115 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 दे रखा है और कुल धन कितना दे रखा है? 116। तो ये अनुपात दे रखा 3x, अनुपात में दे रखा तो इसको 3x लिख सकते हैं और इसको पैसे में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये तो हो गया 300 पैसे प्लस 4x, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4, तो टोटल पैसे कितने बन गए? 4x, टोटल पैसे कितने बन गए? 4x गुणा 50, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8x, तो 8x गुणा 10, तो टोटल पैसे ये बन गए। और टोटल धन कितना दे रखा है? 116 रुपए दे रखा है अपने को। इसको भी किस में चेंज करेंगे? पैसे में। तो पैसे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये भी पूरा पैसे में हो गया और ये भी पूरा पैसों में हो गया। अब देखो इसको गुणा करेंगे, ये तो हो गया 300x, ये हो गया 200x और ये हो गया 80x। इधर है 116 गुणा 100, सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 300 200 500, 580 x बराबर 116 गुणा 100। इधर x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या जाएगा? 116 गुणा 100 बट्टे 580, 1 0 से 1 0, 58 से 116 काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो x का मान कितना आ गया? 20। अब अपने को प्रश्न में पूछा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 10 पैसे के सिक्के के अनुपात कितना है? 8x। 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, अनुपात कितना है? 8x। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 20 बराबर 16, तो 160। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास में? 160। तो 160 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है, तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितनी है? ये लो जी प्रकाश और ये हो गया आनंद। प्रकाश की आय आनंद की आय से, आनंद की आय कितनी से 25% अधिक है। यदि आनंद की आय 100 है तो उससे कितनी ज्यादा है? 25%। तो ये कितनी हो जाएगी? 125। आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम? ये पूछ रहा आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने कम है? 25। आनंद की आय 100 है और ये कितने? 25। तो 25 कम प्रतिशत निकालेंगे तो किससे करेंगे? प्रकाश की तुलना करें, जिससे तुलना करें उसका क्या बट्टे में आएगा? तो प्रकाश 125 गुणा 100, इसको काटेंगे कितनी बार? 5 बार, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 20%। तो कितने प्रतिशत कम है? 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 50% का 25% कितना है? 385। तो वह संख्या होगी, एक संख्या के माना वो संख्या क्या मान लेंगे? x। माना संख्या क्या है? मान लेंगे x। तो संख्या x का 50%, x के 50%, तो x का x संख्या होगी उसका 50% निकाल लेंगे का 25%।
इस पूरी संख्या का कितना 25%, और कितना दे रखा है 385। 50 से काटेंगे 100 को कितनी बार 2 बार, और इस 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार 4 बार। तो ये कितना हो गया x/8 बराबर 385। x बराबर कितना आ गया 385 गुणा 8। 385 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 8 64, 68, 24 और 6 30, कितना जाएगा 3080। तो इसका आंसर कितना जाएगा 3080 इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पे उधार देता है। 3 वर्षों के लिए 3%, 5 वर्षों के लिए दर कितनी है 5%, और 7 वर्षों के लिए दर कितनी है 6%। तो वह ब्याज कितना लेता है 2059 रुपये ब्याज चुकाता है। तो उधार ली गई राशि क्या होगी, उधार ली गई राशि अपने पास में ब्याज, टोटल ब्याज कितना दे रखा है 2059। 3 वर्षों के लिए दर तो कितनी थी 3%, 5 वर्षों के लिए दर कितनी थी 4%, और 7 वर्षों के लिए दर कितनी थी इतनी, और टोटल ब्याज कितना कमाया उसने चुकाया 2059। तो अपने को पता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है PRT/100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। सबसे पहले अपने पास में 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन तो है नहीं, तो P तो ऐसा का ऐसा, दर कितनी है 3% और समय कितना है 3, समय भी कितना है 3/100 प्लस, क्योंकि अलग अलग जुड़ रहा है ना। दूसरा 5 वर्षों के लिए ब्याज कितना है, तो मूलधन तो बोका वही है, दर कितनी है 4% और समय कितना है 5/100 प्लस। तीसरा देखेंगे, तीसरा 7 वर्षों के लिए, तो मूलधन तो बोका वो, दर कितनी है 6% और समय कितना है 7/100। और तीनों का ब्याज कितना दे रखा है अपने को, ये ब्याज और ये ब्याज मिला के तीनों ब्याज कितना दे रखा है अपने पास 2059 रुपए। आ गई बात समझे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो P कॉमन ले लिया और 100 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कितना आया 3 तिया 9, यहाँ कितना आया 20 और यहाँ कितना आया 42 बराबर 2059। ये होगा P/100 और इधर इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40 20 60 और 60 70 71 बराबर। अब यहाँ से निकालेंगे P निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे तो 2059/71 गुणा 100। इसमें 71 का भाग लगेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 29 बार, और 29 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2900। तो अपने पास मूलधन कितना निकल के आ गया 2900। तो 2900 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज, 20 दर कितनी है 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 200 रुपये। तो संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले चक्रवर्ती ब्याज, तो सबसे पहले अपन इसमें मूलधन ज्ञात कर लेंगे, फिर आगे की कंडीशन लगाएंगे अर्धवार्षिक वाली। तो सबसे पहले अपने को पता है जब 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो तो अपन सूत्र कौन सा लगाते हैं, मूलधन गुणा 2 वर्ष के लिए अगर अपने पास मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो तो अपन सूत्र कौन सा लगाते हैं, मूलधन गुणा दर का स्क्वायर 100 गुणा 100, और यहाँ पे क्या जाएगा दोनों का अंतर। यह फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले से अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी, मूलधन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ये मूलधन दर कितनी दे रखी है 20, तो 20 गुणा 20/100 गुणा 100 बराबर, दोनों का अंतर, ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 200। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 100 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 50 गुणा 100, और मूलधन कितना निकल के आ जाएगा 5000।
ये अपने पास मूलधन निकल के आ गया। अब अपने पास आगे की कंडीशन देखते हैं। आगे की कंडीशन क्या दे रखी है कि ब्याज क्या होना चाहिए, अर्धवार्षिक। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या कुछ भी दे दे तो उसमें क्या दर और समय क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दर कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक, मतलब आधा कर रहा है। 6 महीने की क्या कर रहा है, 1 साल कर रहा है, तो 1 साल में कितनी साल हो जाएगी, फिर 2 साल हो जाएगी। 6 महीने से ब्याज ले रहा तो दर तो कितनी हो जाएगी, आधी। 20% दर से ले रहा तो दर तो कितनी बढ़ जाएगी, 10%। और समय कितना हो जाएगा, दुगना। 1 वर्ष में 6 मंथ की 2 साल ले लेंगे तो कितना समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब ये 2 वर्ष हो गया। अब अपन इसको, दर तो आ गई 10% नहीं और समय आ गया 2 वर्ष और मूलधन कितना है 5000। तो अपने को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कैसे निकालते हैं, ट्री फॉर्मूले से याद करते हैं। ये 5000 का 10% की दर से निकालेंगे, ये 5000, इसका 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 5000 गुणा 100, तो कितना आएगा 500। पहले वर्ष ब्याज कितना लगेगा, 500। दूसरे वर्ष में ब्याज कितना लगेगा, 500। लेकिन दूसरे वर्ष साधारण ब्याज तो 500 लगेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज भी तो दे रखा है। तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। इस 5000 पे तो 500 रुपये लगेगा, लेकिन इस 500 पे भी तो ब्याज लगेगा। 500 पे ब्याज कितना लगेगा, 50। तो साधारण ब्याज तो कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो गया, 500, 500 1000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1050। तो ब्याज का अंतर पूछा है, अंतर कितने का आ रहा है, 50 का। तो CI माइनस SI बराबर कितना आ जाएगा, 50 रुपये। तो 50 रुपये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। 1 रुपया है वो सरल ब्याज की दर से कितना बन जाता है, 2 रुपये। कितने वर्ष में, कुछ रुपए 20 वर्ष में 1 रुपया कितना बन। साधारण ब्याज का मतलब होता है हर साल सेम ही ब्याज लगता है। अगर 1 साल 1 रुपया लग रहा है तो दूसरे साल भी 1 रुपया लगेगा, तीसरी साल भी 1 रुपया लगेगा, चौथी साल भी 1 रुपया ही लगेगा। साधारण ब्याज हमेशा सेम ही बढ़ता है। तो 1 साल 20 साल में कितना रुपया बढ़ा, 20 साल में कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, मतलब 1 रुपया बढ़ गया। तो अपने को क्या बोला, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 1 रुपये से 3 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। और जो 20 वर्ष बाद में कितना रुपया बढ़ जाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो 2 से कितना जाएगा, 3 रुपये। तो टोटल वर्ष कितने हो गए, 20 और 20 मिलके कितने वर्ष हो गए, 40 वर्ष। तो 20 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। 20 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पे खरीदा। महेश ने एक वीडियो इसके विक्रय मूल्य पे 9/10 में खरीदा, तो इस मूल विक्रय मूल्य में 8% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य, कॉस्ट सेलिंग प्राइस, और ये हो गई कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। जो नीचे वाला था विक्रय मूल्य का 9/10 है, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 9 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये खरीदा। इसके विक्रय मूल्य पर 8% अधिक पे बेचा। विक्रय मूल्य कितना है, 10, और 10 से कितना प्रतिशत अधिक पे बेचा, 8%। तो इसका पहले 8% निकालेंगे। 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8। 0.8 रुपये और अधिक पे बेचा, तो नया मूल्य कितना आ गया, 10 तो पहले था, 0.8 और बढ़ गया। तो अब नया मूल्य कितना आ गया, 10.8। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, 9 से इस बार कितना हो गया, 10.8, मतलब 1.8 रुपये ज्यादा मिला है। ये लाभ प्रतिशत गुणा 100। इसका बिंदु हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, 10, 9 दूनी 18, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 20%। तो इस बार उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20%। तो 20% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 540 में एक वस्तु को बेचने पे प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पे प्राप्त हानि के बराबर है। लाभ और हानि क्या है, दोनों बराबर है। तो जब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, और जब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। मतलब हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, प्रॉफिट में
विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो लाभ और हानि क्या बराबर है, तो लाभ बराबर हानि। माना, सबसे पहले क्या करेंगे, माना जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, x। माना क्रय मूल्य क्या है, x है। जब क्रय मूल्य x मान लिया तो सबसे पहले 540 रुपये वस्तु में लाभ होता है। 540 रुपये में बेचने पे वस्तु में लाभ होता है, मतलब लाभ हो रहा है। तो क्रय 540 माइनस क्रय मूल्य, तो ये लाभ ही तो निकल के आया। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या बचेगा, अपने पास लाभ ही बचेगा। तो 540 में से क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ होगा, ये तो लाभ बराबर हानि। हानि कितनी है, 370 रुपये में बेचने पर हानि बराबर होती है। तो 370, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या है, कम, तभी तो हानि होगी। जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और बेचने वाली प्राइस कम होगी तो अपने पास क्या होगा, हानि होगी। ये अपने पास इक्वेशन बना ली। अब देखो ये 540, ये 370 को बराबर इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये x बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स। x को पहले लिख लेते हैं, 2x हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 11, 910। x का मान निकालेंगे तो 910 बट्टे 2 और भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 455। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जो अपने पास में विक्रय मूल्य है वो कितना है, 455 रुपये। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो कॉस्ट प्राइस तो निकाल लिया अपने 455, सेलिंग प्राइस या 910। अब देखो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस 910, विक्रय मूल्य 910 और क्रय मूल्य 455 है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 455 बट्टे ये क्रय मूल्य आ गया गुणा 100। 455 से 455, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ग्राफ है, तो ग्राफ वाली क्वेश्चन अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।